हे पीपल, टुडेस टॉपिक इज स्टडी द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फॉर एंड पीटर एफ ड्रकर। अब है ना, मैंने ये चैप्टर लिया, चैप्टर नंबर 3। इसमें ना सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ये चैप्टर में आएगा। और अब जो टॉपिक कर रहे हैं, थ्योरी बताई, मतलब इनकी हिस्ट्री बताई हुई है हेनरी फॉल और पीटर एफ ड्रकर की। क्योंकि हेनरी फॉल जो था उसने तो दिए थे अपन को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और पीटर एफ ड्रकर जो था इसने दिए थे अपन को टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब है ना, इसी को अपन देखेंगे। पहले इनकी जीवनी पढ़ेंगे, ये हिंदी में जीवित। मैंने इनको इस तरह से डिवाइड में किया है क्योंकि ना अपन जब पढ़ेंगे ना तो बहुत बोरिंग सा लगता है जब अपन थ्योरेटिकल वे से पढ़ते हैं। तो सबसे इजी तरीका यही है, हेडिंग दोनों का जो सेम था वो मैंने हेडिंग ले लिया है। अब इनको है ना डिफरेंस करने के लिए कि याद भी कैसे रहे और बाद में हम मिक्स ना कर दे कि कौन सा किसके बारे में बताया गया था। पहला है बर्थ एंड पर्सनैलिटी। ये तुम्हारा है ना हेडिंग है फर्स्ट, जिसमें ये बताएंगे कि हेनरी फॉल और पीटर एफ ड्रकर ने ना कितना कंट्रीब्यूशन किया था। तो बर्थ एंड पर्सनैलिटी में पहला ये देखते हैं कि ना ये कौन से सन में जन्मे थे। हेनरी फॉल का बर्थ जो सन था वो था 1841 और फ्रांस में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं हेनरी फॉल वॉज बॉर्न इन 1841 इन फ्रांस। अब यहीं अपन जब पीटर एफ ड्रकर का देखते हैं तब उसका जो सन था वो था 1909 में बॉर्न हुआ था वो, और कहाँ पे था, वियना ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, वियना ऑस्ट्रेलिया। अब ये तो कह देंगे इसका भी कि जो पीटर ड्रकर था वॉज बॉर्न इन 1909 इन वियना ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा इसके बारे में और क्या कहा गया है, सबसे पहले लेते हैं हेनरी फॉल का, कि इसने अपने कैरियर की स्टार्ट कब की थी, एक माइनिंग इंजीनियर से की थी। मतलब इसका जो कैरियर था वो फर्स्ट किया था माइनिंग इंजीनियर। और जो पीटर ड्रकर था वो है ना, जो फर्स्ट था वो था इकोनॉमिस्ट इन एन इंटरनेशनल बैंक इन लंदन। ठीक है, ये इनका बेसिक बेसिक। और अब हेनरी फॉल के बारे में क्या कहते हैं, जब ये माइनिंग इंजीनियर था तब उसी ड्यूरिंग दिस पीरियड ही प्रोफाउंडेड सम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैंने बताया था कि हेनरी फॉल ने तो दिए थे प्रिंसिपल्स और पीटर एफ ड्रकर ने दिए थे अपन टेक्निक्स। मैं ये पूरा नहीं लिख रही हूँ, इतना लिख रही हूँ खाली, प्रोफाउंडेड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और ये इसकी खुद की ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे थे। इसने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, इसलिए इसको है ना फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। और यही पीटर एफ ड्रकर को है ना क्या क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट थिंकर। अपनी किताब से लिख लेना, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। मैनेजमेंट थिंकर हो गया, या फिर मैनेजमेंट गुरु हो गया, मैनेजमेंट गुरु ऑफ 21st सेंचुरी, या फिर दोयान ऑफ मैनेजमेंट, DOYAN, दोयान ऑफ मैनेजमेंट। तो दोयान ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं उस पीटर एफ ड्रकर को। ये तो हो गया इसके बर्थ एंड पर्सनैलिटी के बेसिस पे। अगला टॉपिक है राइटिंग वर्क। राइटिंग वर्क माने जो उन्होंने ना खुद का पब्लिश किया है वर्क, वो देखते हैं। पहला है हेनरी फॉल का, इसने जो बुक दी थी वो दी थी, जिनके नाम मैं बोल रही हूँ, वो है एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियालो एट जनरल। अब इनका स्पेलिंग किताब से देख लेना, फिर भी बता रही हूँ। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन का नॉर्मल स्पेलिंग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन का नॉर्मल स्पेलिंग, उसके बाद इंडस्ट्रियालो की क्या स्पेलिंग थी, INDUSTRIALLO। इंडस्ट्रियल तो नॉर्मल स्पेलिंग और LO लगा देंगे, इंडस्ट्रियालो एट ET जनरल, तो GENERALE जनरल। तो ये स्पेलिंग का ध्यान रहे, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर। ये जो बुक थी ये फ्रेंच लैंग्वेज में दी थी, और कब दी थी, 1916 में। किताब में लिखा हुआ है, ढूंढ लेना, मैं केवल बता रही हूँ, पूरा लिख नहीं सकती मैं यहाँ। बाद में यही जो बुक थी जो फ्रेंच लैंग्वेज में थी उसे है ना इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दी था। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो था उसका नाम क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इन स्टेट इन 1931। ठीक है, तो ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इन स्टेट, इसका ना थ्योरी इन स्टेट कर दिया गया था। और फिर ये जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई थी, कब ट्रांसलेट हुई थी, 1931 में। और है ना इसी को एक और भी था, वो था जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और वो कब दी थी इन्होंने, 1908 में। ठीक है, ये पहली किताब थी, पहली क्या, ये एक ही किताब थी जिसको 1931 में एक बार ट्रांसलेट किया गया था और एक बार 1908 में। उसके बाद पीटर एफ ड्रकर, इसकी राइटिंग वर्क्स है ना काफ़ी सारे हैं, तो जो इजी है ना वो देखते हैं। पहला ले रही हूँ मैं, एंड ऑफ इकोनॉमिक मैन। तो द एंड ऑफ इकोनॉमिक मैन ये कब दी थी, 1939 में। ये ना मैं जो बुक के नाम ले रही हूँ वो इस सीरीज़ में ले रही हूँ कि ना इंक्रीजिंग सीरीज़ में ले रही हूँ। पहला 39 ले लिया मैंने। अब जो दूसरी किताब है वो थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, और ये कब दी थी, 1954 में। ठीक है, इंक्रीजिंग। अगली जो किताब थी वो थी मैनेजिंग फॉर रिजल्ट। अब ये कब दी थी मैनेजिंग फॉर रिजल्ट, ये था 1964। ठीक है, आगे अगली किताब मैनेजमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस। अब ये कब दी थी, 1974 में, 74। और उसके बाद किताब थी मैनेजिंग इन टर्बुलेंट टाइम्स, ये दी थी 1980 में। तो इस सीरीज़ की तरह से याद करो, और नाम तो याद करनी है क्योंकि ना ये पूछ सकता है तुम्हारे टिक MCQ सवाल में या फिलअप्स में कि ना ये किताब किस ऑथर ने दी है, तो उस वजह से। और है ना ये टाइम याद करना, हमारे टाइम पे है ना ये ज़रूरी नहीं था हम कि सन याद रखें, लेकिन है ना तुम्हारे लिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें फिलअप्स आएंगे और MCQ सवाल पूछे जाएंगे अगर हुआ तो, इसलिए ध्यान रखना है ये। और किताबें और भी है, बुक से देख लेना, मैंने इतनी दी है क्योंकि लाइन से यही हो रही थी और ये इजी पड़ा। देखो 54, 64, 74, 80, केवल ये 39 और एक ही 80, ये थोड़ा डिफरेंस में है, बाकी सन सेम है। नेक्स्ट है तुम्हारा डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो मैंने ना इसमें एंड लगाया, इसका मतलब क्या है कि डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज तो इसकी है और मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इसका है। कोई बेसिक
म्यूचुअल कॉन्सेप्ट नहीं मिला, इसलिए ना दोनों को मिक्स करना पड़ा। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है, पहली देख ली टेक्निकल एक्टिविटीज़। टेक्निकल एक्टिविटीज़ कौन सी होगी, जो प्रोडक्शन रिलेटेड काम देंगी, अपन को हेल्प करेंगी, वो जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आएगी वो टेक्निकल एक्टिविटीज़ है। अगला है कमर्शियल एक्टिविटी। कमर्शियल कौन सी होगी, जो अपनी परचेज या सेल से रिलेटेड है, वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होगी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कौन सी, जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट या फंड रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होंगी या जो भी प्रोसेस इंक्लूड करेंगी, एक्टिविटीज़ इंक्लूड करेंगी, वो फाइनेंशियल। सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एक्टिविटी कौन सी हो गई, वो जो अपनी ना गुड्स एंड सर्विसेज को है ना सेफ्टी या सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, वो चीज़ होती है सिक्योरिटी एक्टिविटी में। अगला है अकाउंटिंग एक्टिविटी। अकाउंटिंग जो तुम्हारा अकाउंट्स का होता है, क्या क्या होता है, तुम वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक निकालते हो, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स करते हो। पोस्ट अकाउंटिंग जो तुम्हारे अभी नहीं है, शायद अभी नहीं है, बाद में अगर और फर्दर पढ़ोगे अकाउंटेंसी में तो पोस्ट अकाउंट आती है। उसके बाद है ना जो भी तुम्हारा काम है अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट है तुम्हारा मैनेजरियल एक्टिविटीज। अब मैनेजरियल एक्टिविटीज कौन सी होती है, जो है ना अभी देखो मैनेजरियल एक्टिविटीज बोला मैंने, और अपन को पता है मैनेजरियल फंक्शंस जो होते हैं या मैनेजरियल रोल्स जो होते हैं, और मैनेजरियल एक्टिविटी कौन सी होगी, वही प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक का सारा काम, वो अपने मैनेजरियल एक्टिविटीज में आ जाती है। तो ये तो थे कुछ डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। इसमें ना लास्ट में एक्टिविटीज लिखना जरूरी है, चाहे टेक्निक की हो तो टेक्निकल एक्टिविटी, कमर्शियल हो तो कमर्शियल एक्टिविटी, क्योंकि अपन ना इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं। अब अपन देखते हैं पीटर एफ ड्रकर का मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या थे, जैसे पहला दे दिया मैंने गोल्स एंड टारगेट, मतलब पहले हम अपना है ना सेट करेंगे जो भी अपना गोल्स है टारगेट है वो। उसके बाद प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अपन को लेबर का भी ध्यान रखना है कि ना उनका जो प्रोडक्शन मतलब जो अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है ना लेबर जितने अपने पास है उससे मैच तो कर रहा है ना, क्योंकि वो ऐसा भी हो सकता है अपन ने ना ये पढ़ा हुआ है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जहाँ पे ना अपने पास लेबर तो खूब सारे होते हैं उस एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए जिसकी जरूरत ही नहीं होती, वो चीज़, तो वो चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है अपन को कि जो लेबर अवेलेबल है ना उतना ही लेबर चाहिए ना अपन को उस प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ज़्यादा लेबर लेके क्या करेंगे, पैसे लगेंगे, अपने आप कुछ नहीं जाएगा। अगला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिजल्ट। अपन ना मैनेजमेंट क्यों करते हैं, ताकि ना अपना सोशल वेलफेयर निकले। अगला है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, अपन को है ना जो अपना काम होता है उसका ना एक टाइम लिमिट सेट करना पड़ता है, तो उस टाइम को मैनेज करना भी बहुत जरूरी है, तभी है ना अपन जो प्रोडक्शन है अपना वो टाइमली या इफिशिएंटली इफेक्टिवली निकाल पाएंगे। नेक्स्ट है अपना एडमिनिस्ट्रेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें ना अपन जो भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम है, जो अपना एडमिनिस्ट्रेटर करता है, जैसे अपन पेटी कैश बुक करते हैं ना, वैसे ही वो एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है, जो है ना पेटी कैश बुक में छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं ना, वो चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी आती है। इसको देखने के बाद अगला टॉपिक है मैनेजमेंट फिलॉसफी। अब मैनेजमेंट फिलॉसफी में क्या चीज़ें थी, नाम से पता चल रहा है फिलॉसफी माने कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल, बहुत थ्योरेटिकली जरूर छापेगा, तो अब चेक करके देखते हैं। पहला लेते हैं हेनरी फ्योल का मैनेजमेंट फिलॉसफी। दो चीज़ों में बांट रखी है इसने हेनरी फ्योल ने। कैसा, पहला तो ले रखा है हेनरी फ्योल ने मैनेजरियल एबिलिटी एंड ट्रेनिंग। तो फर्स्ट है एबिलिटी एंड ट्रेनिंग। अब इसके अंदर क्या आता है वो देखते हैं। जैसे अपन है ना एक मैनेजर का, उसके अंदर क्या एबिलिटी होनी चाहिए, तो एबिलिटी क्या करते हैं, जैसे पहली होनी चाहिए कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी हो, तो फिजिकल एबिलिटी। फिजिकल माने हेल्थी हो, एनर्जेटिक हो अपने काम में, और जो उसका बिहेवियर हो ना वो फाइन होना चाहिए, मतलब गुड बिहेवियर, क्योंकि अगर ना उसका बिहेवियर खराब होगा ना तो उसके जो सबॉर्डिनेट्स होंगे ना वो भी वैसा ही बिहेव करेंगे और उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी उसका अपने ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरी जो एबिलिटी होगी वो होगी मैनेज करने की, लर्न करने की, वो होती है मैनेजरियल एबिलिटी। जैसे वो है ना अच्छी ग्रास्प रखता हो, जैसे ना उसकी किसी भी चीज़ को लर्न करने की ना कैपेबिलिटी बढ़िया हो, अच्छी ग्रास्प रखता हो अपने उस काम के लिए कि वो जल्दी से जल्दी अपनी जो भी चीज़ कराई जा रही है उसको कैच जल्दी कर लेता है, और अलर्ट होना जरूरी है उसका। वो अलर्ट नहीं होगा ना तो है ना जो काम हो रहा है उसमें ना मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या फिर फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे देखते हैं, मैंने फर्स्ट एबिलिटी बताई थी फिजिकल, उसमें मैंने बताया था कि फाइन बिहेवियर होना चाहिए, गुड बिहेवियर, तो होती है अब उसकी बिहेवियरल एक्टिविटी। बिहेवियर कैसा होना चाहिए उसका, मतलब है ना वो अपने शॉर्टकमिंग्स जो है ना उसको एक्सेप्ट कर ले, और है ना उसको ऐसे नहीं कि उदास होकर बैठ जाए ना, वो एक्सेप्ट हिज शॉर्टकमिंग्स एंड देन ट्राई टू चेंज दो शॉर्टकमिंग्स टू हिज एडवांटेजेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें ना उसका बिहेवियर देखा जाता है, उसकी लॉयल्टी देखी जाती है। उसके बाद आता है एक जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज माने जैसे अपन किसी भी फील्ड में जाते हैं ना तो उसकी है ना एक पर्टिकुलर उसकी एक पर्टिकुलर है ना कीवर्ड्स बुक्स होती है। जैसे ना अपन न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ देख लो तो है ना जो एंकर्स वगैरह होते हैं या फिर होस्ट होता है जो न्यूज़ का, उसको है ना ये समझ होना चाहिए कि ये जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं उसका क्या मतलब है। हिंदी में ना तुम्हारे को एक एक्स्ट्रा किताब है, शायद एक्स्ट्रा किताब तो पता नहीं क्या, उसमें ना मतलब एक चैप्टर है जिसमें तुम्हें एंकरिंग के बारे में बताया जाता है, हिंदी का है एक चैप्टर, उसमें तुम्हें एंकरिंग के बारे में बताया जाता है। उसमें यही चीज़ें बताई जाती है कि ना जब अपन किसी भी न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं ना उसमें ना कीवर्ड्स के साथ बातें की गई होती है, जो है ना जो उनको समझ होती है ना जिनको न्यूज़पेपर्स वगैरह की उन्हें तो पता चल जाता है, और जिसको न्यूज़ एंकरिंग या फिर न्यूज़ होस्टिंग में जाना होता है ना उनको ना वो कीवर्ड्स चाहिए होते हैं। जैसे एक डॉक्टर होता है उसके जो कीवर्ड्स होते हैं ना जो वो बातें करता है, क्योंकि देखो वो इतनी लंबी चौड़ी बीमारी का नाम दे देगा, लेकिन वो जब आपको हिंदी में अपनी लैंग्वेज में समझाएगा ना, आम लैंग्वेज में, वो है ना छोटी सी बीमारी निकलेगी तो पता चली वो कीवर्ड्स, तो वो जनरल नॉलेज होनी चाहिए उसे अपने फील्ड की। जैसे ना मैंने तुम्हें बताया था कि मैनेजरियल एक्टिविटीज, मैनेजरियल फंक्शंस और मैनेजरियल रोल्स, ये सारी एक ही चीज़ है, लेकिन पता चला ना कीवर्ड्स तीन चीज़ें कह सकते हैं अपन इसको। अब जिसको ये चीज़ें नहीं पता ना कि मैनेजरियल में क्या क्या चीज़ें होती है, उसको है ना ये तीन चीज़ें एक नहीं तीन ही लगेगी, तो वो चीज़ फर्क हो जाता है उस जनरल नॉलेज का। तो उसे अपने एक फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। और फिर अगला है एक्सपीरियंस, मतलब है ना उसकी जो एक्सपीरियंस होना चाहिए उस मैनेजर को कि वो किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सके, और है ना अगर उसका जो भी लास्ट अपन देखते हैं प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक, तो है ना अगर अपना कंट्रोलिंग बढ़िया नहीं हो रहा है ना तो वो इसको फेस करने के लिए भी तैयार है कि हाँ मेरे से गलती हो गई है तो मेरे को ना इसको कैसे ठीक करना पड़ेगा। ये तो थे इनके एबिलिटी एंड ट्रेनिंग। इसमें ना एक टॉपिक और आता है, वो है एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। अब एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट देख लो, मैंने तुम्हें ना मैनेजरियल फंक्शन बताए थे, मैनेजरियल रोल्स बताए थे, मैनेजरियल एक्टिविटी बनाई थी। अब है ना मैनेजमेंट एलिमेंट भी ध्यान रहे कि एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट में भी यही आते हैं, क्योंकि हेनरी फ्योल ने ये 5 एलिमेंट्स जो थे ना प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग, इसे ही एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट भी बताया है। तो ये ध्यान रखना, अगर ये पूछा जाए कि एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट बताओ अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, या फिर केवल इतना पूछा जाए एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ये 5 नाम ही देखे आने और इनको एक्सप्लेन करना है। यही अपन पीटर एफ ड्रकर की मैनेजमेंट फिलॉसफी देखते हैं। इसमें ना मैनेजमेंट फिलॉसफी को है ना अपोजिशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी कहा गया है, मतलब अल्टरनेटिव नाम क्या था इसका, अपोजिशन ऑफ
अपोजिशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? जो अपन है ना ऐसे फैक्ट्स मान लिए जाते हैं कि जहाँ अपन को ये मान लिया जाता है कि जो मैंने कह दिया ना, जो अपने सुपीरियर ने कह दिया वो कह दिया, तो जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, उसको अपोजिट मतलब उसका अपोजिशन या खंडन किया गया था इस पीटर एफ ड्रकर की फिलॉसफी ने, जो मैनेजमेंट ने दी है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू ड्रकर, मैन डू मैनेजमेंट नॉट पावर एंड फैक्ट्स। इसका मतलब क्या था कि जो इंसान है ना वो मैनेजमेंट करता है, ना कि किसी की पावर या फैक्ट्स। ये ध्यान रहे, मैन डू मैनेजमेंट नॉट पावर एंड फैक्ट्स। ये ड्रकर ने कही थी। क्यों? क्योंकि है ना इंसान यहाँ पे है ना अपन मैन जो ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है? माइंड से, क्योंकि इंसान अपना दिमाग लगाता है। तो ठीक है, इंसान का दिमाग जो है ना वो मैनेजमेंट करता है, ना कि उनकी पावर या फैक्ट्स। क्योंकि ना मशीनें हाथ से चला लेंगे वर्कर्स, लेकिन उनका दिमाग काम नहीं करेगा, तो उनके हाथ काम करेंगे क्या? तो वही चीज़ है, मैन डू मैनेजमेंट नॉट पावर्स एंड फैक्ट्स। और ये ना क्यों कहा था ड्रकर ने? वो ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ क्यों था? पीटर एफ ड्रकर ने ये कहा था कि है ना अपन को है ना इनोवेटिव या क्रिएटिव आइडियाज चाहिए होते हैं किसी भी मैनेजमेंट एक्टिविटी को करने के लिए। क्योंकि आपने अभी तक कितना पढ़ा है कि वो डायनामिक है, यूनिवर्सल है, स्ट्रेस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, ठीक है मान लिया, लेकिन उसको क्रिएट करना है, इनोवेटिव आइडियाज लाने हैं, तो वो डिपेंड करता है ना, वो ब्यूरोक्रेसी के डिपेंड नहीं होगा, वो डेमोक्रेसी होगी ना तब डिपेंड होगा। क्योंकि अपना इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ अपन को कुछ भी कहने की आज़ादी है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, इसमें ना अपन को कुछ भी कहने की आज़ादी नहीं है। जो अपना प्रधानमंत्री कहेगा ना वो माना जाएगा। जो अपन तो वो चीज़ का डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, जैसे अपन अब किसी के ना मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा है, तो है ना ये चीज़ मान के चलो, उनकी जो सोच होगी ना वो वही सोच अपने बेटे में डालेंगे। तुम्हारे दादाजी तुम्हारे पापा में भी वही सोच डालने की कोशिश करते होंगे, और बाद में तुम्हारे पापा भी तुम्हारे ऊपर, तो वो चीज़ रहती है ना कि मैंने ऑर्थोडॉक्स चीज़ें लगी रहती है। लास्ट जो है इसका वो है कंट्रीब्यूशन। ये देखते हैं हेनरी फ्योल ने क्या कंट्रीब्यूट किया है और पीटर एफ ड्रकर ने क्या कंट्रीब्यूट किया है। हेनरी फ्योल ने ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये कंट्रीब्यूट किया। केवल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो हेनरी फ्योल ने कंट्रीब्यूट किए हैं। नहीं, अपन देखते हैं पीटर एफ ड्रकर, इसने क्या किया था? एमबीओ माने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ये ना एक टेक्निक है, 3 टेक्निक्स है जिसमें से एक है मोस्ट फेमस है, यूजफुल भी यही है, वो दी थी इसने मैनेजमेंट की एक एमबीओ टेक्निक। तो ये इसका कंट्रीब्यूशन है। इस टॉपिक में इतना ही। अब मेरी ID rs57171116@gmail.com। दिक्कत हो तो मैसेज करें और बैकबेंचर्स की जय हो।